गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो कैसे एक्सप्लेन होता है और अर्थ का मैग्नेटिज्म के जो रीजन है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हमने जो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था कि अर्थ मैग्नेटिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में। देखिएगा, आज का जो वीडियो है ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे और इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में। सिंपल थ्योरेटिकल है ये और आपको याद करने हैं इनको, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको स्क्रीन रिकॉर्डर से ही बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में। कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से जो पास होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते थे ना कि लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एरिया नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी क्लोज एरिया से पास होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई बी फॉर मैग्नेटिक और हम वहाँ पर फाई ई लिखते थे, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बी डॉट डी एस क्लियर हो गया। अगर हम यूनिट की बात करें तो बी डॉट डी एस को टेस्ला होता है और एस क्या होता है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब बी की बात करें तो बी बराबर होता है फोर्स इंटू आई इंटू एल। जब हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सीधा याद रखिएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इसको हम या वेबर भी बोल सकते हैं। तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर, क्लियर। डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, क्लियर बच्चों। बी, ठीक है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू नॉर्मली टू द यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी सॉरी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या होती है कि किसी भी सरफेस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होती हैं, ध्यान रखना कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली पास होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम बी से लिखते हैं। तो वो नॉर्मली ध्यान रखना आपको कि बस इसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, यूनिट वही सेम रहेंगी इसकी। अब देखिएगा, नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, या इसी को हम केवल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, चुंबकत्व। अब देखिए, ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस की। ध्यान रखना, सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो मेटल वगैरह है उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। द डिग्री और एक्सटेंट to which the substance is magnetized when placed in the magnetic field. Magnetizing field is called the magnetization or magnetization intensity and it is denoted by I और M. इसका मीन्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पर एक आपके पास सब्सटेंस है, आपके पास कोई सब्सटेंस है, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इनिशियल केस में कितनी है, 0। अगर इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप उठा के किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, किस में रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो क्या होगा, देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके अंदर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ समय बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, मैग्नेट के, यानी इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर, उस न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो उनको क्या बोलते हैं हम,
मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, ये डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब देखिएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज नोन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी वो फील्ड जो किसी मैग्नेट को किसी भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। अब मैग्नेटाइज फील्ड के बारे में अगर हम बात करें और प्रॉपर्टी के बारे में, तो व्हेन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड देन इट एक्वायर मैग्नेटिज्म, यानी जब किसी भी मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डेवलप्स इन इट, यानी शुरू में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो न्यूट्रल था, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जैसे हमने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो क्या हो गया, उसके अंदर क्या जनरेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी वो एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन और हो सकती है, हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं यहाँ से कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सुनिएगा, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m को कैसे लिखते हैं, m इंटू 2l, m क्या होता है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम QM भी लिखते हैं, ये m स्मॉल m होता है, इसी को हम QM भी बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल M क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो m इंटू 2l हो गया। अगर वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू उसकी लेंथ, यानी 2l लेंथ हमने कंसिडर की है यहाँ पर, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल m अपॉन a, क्लियर, यानी I बराबर क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन a। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और a क्या है, एरिया, यानी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं हम इसको कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ पर यूनिट एरिया वो भी क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो काफ़ी डेफिनेशन है, तीन तरह से आप लिख सकते हैं कि एक तो एबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन इट प्लेस इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि थर्ड डेफिनेशन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पर यूनिट एरिया ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब देखिए ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, ये क्या है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो थर्ड डेफिनेशन है इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। और ये कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, ठीक है ना। यूनिट के बारे में अब एम्पियर मीटर से अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया का कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एम्पियर अपॉन मीटर बचेगा, क्लियर। डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं एम्पियर अपॉन मीटर की। अब देखिएगा, अब ये जो B है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये B इस डायरेक्शन में है। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस को रखा है जो मैग्नेटाइज मटेरियल है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी तक बच्चों ने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी वो B होता है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी B का कितना पार्ट है वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और आपने अभी पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो होती है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। द डिग्री द एक्सटेंट ऑफ विच ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेट ए सब्सटेंस इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी B की जो प्रॉपर्टी है वो कितना किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी ये B के साथ ही, यानी B का मैग्नेटाइजिंग फील्ड का कितना पार्ट किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो यानी बी अपॉन क्या हो गया, म्यू एच अपॉन म्यू नोट, बी नोट अपॉन म्यू नोट। ठीक है, वैक्यूम के लिए हो गया। और म्यू नोट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। अगर यूनिट की बात करें तो बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और म्यू नोट की यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो यहाँ से हम इसको टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो गया, एम्पियर अपॉन मीटर बचता है। ठीक है ना। अब H बराबर क्या हो गया, एम्पियर अपॉन मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हम किसी दूसरे वैक्यूम की बजाय किसी दूसरे स्पेस में रखें तो वहाँ पर म्यू नोट इंटू म्यू आर आ जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H बराबर क्या होता है, B अपॉन म्यू, यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ एनी स्पेस। ठीक है ना, फ्री स्पेस नहीं लेंगे यहाँ पे, वैक्यूम नहीं लेंगे, ऑफ एनी मीडियम विद द परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर, यहाँ से हम ये डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, कि ये अलाउ करती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से पास होने के लिए। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर ए सब्सटेंस इज नोन एट द मैग्नेटाइजिंग परमेबिलिटी। यानी वो किसी भी सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो उसके अराउंड जो स्पेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो एयर है या कोई दूसरा वैक्यूम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखिएगा, H बराबर क्या होता है, B अपॉन म्यू होता है। तो यहाँ से हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, B अपॉन H। ठीक है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो रेशियो होता है वही क्या कहलाती है, परमेबिलिटी। ठीक है, देखिएगा, यानी ये म्यू नोट है और यहाँ पर क्या हो गया, म्यू आर, यानी ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, पास हो रही हैं। यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी B अपॉन H का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी और किसी वैक्यूम की जो परमेबिलिटी है उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। द रेशियो ऑफ एनी मीडियम विद द रेशियो ऑफ वैक्यूम ऑफ परमेबिलिटी नोन एज द रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, विच शो द हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे आपके पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है। क्लियर, आपने जब दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पहले ए को रखा और फिर उसके बाद आपने बी को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आप देखेंगे कि उन दोनों में से एक सब्सटेंस है वो इजीली क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। दूसरा जो सब्सटेंस है उसमें इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होती। यानी दोनों सब्सटेंस हैं वो अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं जब उनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हो गया कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो इजीली अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, उसको रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये किसकी इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी I टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी I अपॉन H है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि कोई भी एक
सोलेनोइड है, ठीक है ना। जब आप उस सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो मान लेते हैं कि उसके अंदर जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या हो गया कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। उसको हमने बी मान लिया। अब देखिएगा, जैसे हम उस सोलेनोइड के अंदर कोई भी सॉफ्ट आयरन का रोड रख देते हैं, जिसको हम कोर आयरन भी बोलते हैं, कोर मटेरियल, ठीक है, उसको रख देते हैं, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो इंक्रीज कितना हो जाता है, बी एम हो जाता है, ठीक है ना। बी एम मतलब मैग्नेटिक ऑफ मटेरियल। बी नोट क्या है, जब उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखा था, उस केस में सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू 0 एन आई, ठीक है। और बी एम क्या है, जब हमने उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी नोट प्लस बी एम, ठीक है। बी नोट क्या हो गया, जब उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा था, और बी एम क्या हो गया, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल रखा है, ठीक है। तो बी नोट कितना होता है, म्यू नोट इंटू एच होता है। अभी हमने पढ़ा था कि म्यू नोट होता है बी अपॉन एच, तो वहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे निकाल सकते हैं, म्यू नोट इंटू एच हो गया, ठीक है। और बी एम कितना हो जाएगा, म्यू नोट इंटू आई। ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजेशन पे, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब देखिएगा, म्यू नोट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एच प्लस आई। अब हम एच को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एच को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर एच नहीं है तो आई अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। और आई अपॉन एच को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर होती है, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो रेशियो होता है वो क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ से आई अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है बी अपॉन एच को हमने इधर डिवाइड में ले आए, बी अपॉन एच क्या हो गया, म्यू हो गया। तो म्यू बराबर क्या हो गया, म्यू नोट 1 प्लस एक्स एम। क्लियर बच्चों। और यही जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, तो म्यू अपॉन म्यू नोट है, यानी किसी भी मीडियम की परमेएबिलिटी और वैक्यूम की जो परमेएबिलिटी है उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स एम। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है बच्चों, जो ये नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ये इस बार आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर। वैसे आप इसको थोड़ा ओरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, फेरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। इनके बारे में आप एक बार खुद और यू देख सकते हैं, इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो डाई मैग्नेटिक क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, वो क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया, यानी उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। उनको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ आपको। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी उनको अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर। अगर आप नेक्स्ट बात करें फेरोमैग्नेटिक, वो क्या होते हैं कि जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो स्ट्रांगली क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक बार इनको देख लेना आप, ठीक है, वैसे तो सिलेबस में नहीं है आपकी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना। क्यूरीज लो है और इसको हम क्यूरी लो भी बोलते हैं या क्यूरीज टेम्परेचर लो। देखिए क्यूरी लो क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे क्यूरी के नाम से, उन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल के और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर लो। उसने बताया कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है अगर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। कि जो मैग्नेटिक
किसी भी मटेरियल के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यानी आई है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। यानी आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट होती जाती है। क्लियर। तो यहाँ इसी के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, क्यूरीज लॉ, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाता है सी, ठीक है ना। तो सी क्या कहलाता है, क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। अब देखिएगा ये हो गया सीधा, इसकी लैंग्वेज पढ़ना है आपको। अब बात करें हम कि ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि फेरोमैग्नेटिक के लिए मैंने बोला कि हटा दिया है, आपको सिर्फ क्यूरी लॉ पढ़ना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो समझ गए कि क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म कर देंगे, ठीक है। आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर लगभग होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में लिखें तो लगभग 1000 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है क्यूरी टेम्परेचर। और अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल के लिए होता है 358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो तो समझ में आ गया क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कि वो टेम्परेचर अगर जिससे ज़्यादा अगर आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म कर देते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर। और क्यूरी लॉ क्या होता है कि क्यूरी ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाती है, लॉस होती जाती है, यानी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। ये क्या कहलाता है, क्यूरी लॉ कहलाता है। क्लियर। देखिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोसिस कर्व, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। और ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।